जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आपका भी बहुत स्वागत है सर। और साथ ही उज्जवल दीपक जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आपका भी बहुत स्वागत है। हालांकि उज्जवल जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जानकारी है कि वो पहुंचने ही वाले हैं। आप उपदेश अवस्थी जी के पास पहले चलेंगे। उपदेश जी, हम देख पा रहे थे कि राजनीति में तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, लेकिन अब जो मुद्दे हैं वो थोड़ा भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात जाति धर्म पर आ चुकी है, मंगलसूत्र पर आ चुकी है और उन बयानों पर आ चुकी है जो 1950, 51, 47 के दौरान दिए गए थे। कांग्रेस को घेरने की भरपूर कोशिश हो रही है इस वक्त। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि ये जो मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव में वहां से थोड़ा आगे निकल गया है। लेकिन बात यह है कि जब एक व्यक्ति विरासत की बात करता है तो फिर विरासत के सवाल भी शुरू हो जाते हैं और विरासत के सवाल शुरू हो गए हैं। यहाँ पुरानी बातों का जिक्र करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा कि एक सैम बहादुर थे जिनके कारण कांग्रेस की सरकार दोबारा से बनी, पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी का नाम हुआ, और एक सैम पित्रोदा है जो पता नहीं क्या करके जाने वाले हैं। कांग्रेस का क्या होगा आप कुछ कह नहीं सकते। उनका स्टेटमेंट पर क्वेश्चन करना चाहिए, उनके स्टेटमेंट पर डिबेट होना चाहिए, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो तो होना चाहिए। और ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या राहुल गांधी ने कहा सैम पित्रोदा गलत बोल रहे हैं? क्या सैम पित्रोदा ने ये कहा कि ये स्टेटमेंट भारत के लिए नहीं था? वो इंदिरा गांधी जी के सलाहकार थे, वो राजीव गांधी जी के सलाहकार थे, वो मनमोहन सिंह के सलाहकार थे। यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो वो प्रधानमंत्री के सलाहकार होंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत और अमेरिका की नागरिकता के बीच में खेलते रहते हैं, कभी भारत की नागरिकता, कभी अमेरिका की नागरिकता, कभी भारत की नागरिकता, कभी अमेरिका की नागरिकता। इनका कोई स्टैंड समझ में नहीं आता, ये किस फायदे के लिए जाते, किस नुकसान के लिए जाते। इन्होंने सॉरी नहीं बोला अब तक जी। कांग्रेस ने पीछा कर लिया, ठीक है। क्या ये श्योर किया जा सकता है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे यदि कांग्रेस की सरकार बनती है? तो नहीं किया जा सकता। कांग्रेस में जो कुछ हाईकमान चाहता है वो होता है। तो किसी भी जयराम रमेश के स्टेटमेंट देने से या किसी भी खड़के साहब के कुछ बोल देने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुद्दे की बात है, होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और सबसे अच्छी बात जो कही आज आपने जो दिखाई है, आपको बधाई। आशुतोष राणा जी ने जो कहा है कि वोट की कीमत नहीं होती, वोट का मूल्य होता है। बिल्कुल। मत दान केवल नहीं करना चाहिए बल्कि मत व्यक्त भी करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपके मन में क्या है, बोलना चाहिए कि क्या है, ताकि लोगों को, और सैम पित्रोदा या दूसरे कोई भी जो कांग्रेस, सुदेश शर्मा जी जिन लोगों के नाम लेंगे, उन सबको ये पता चले कि पब्लिक क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है। ये पता चलना बहुत जरूरी है। इस चुनाव में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े शांत हो गए हैं, चुपचाप से वोटिंग कर रहे हैं। तो जनता का मन पता करना बड़ा मुश्किल है। पिछले वाले डिस्कशन में जब हम थे, पिछले वोटिंग के बाद में जी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था जनता के मन का पता कर पाना। तो ये एक बड़ा वो है। दूसरी बात, एक तीसरी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जबलपुर में जो घटना हुई है वो कबाड़ी वाला नहीं है जी। उसके नाम के आगे कबाड़ी लिखा है, उसका नाम है हाजी शमीम कबाड़ी। वो कबाड़ी का काम अपने आपराधिक गतिविधियों को छुपाने के लिए करता है। वो जबलपुर का एक हिस्ट्री शीटर है, उसको कई बार प्रतिबंधित किया गया है। बड़ा प्रश्न है, एनआईए जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है कि ये व्यक्ति इलेक्शन के समय वहां पर विस्फोटक सामग्री का संग्रहण क्यों कर रहा था? बिल्कुल, अपराधी है, ये कबाड़ी वाला नहीं है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन स्वदेश शर्मा जी, सवाल ये कि कांग्रेस के नेता कुछ भी बोल देते हैं, कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, लेकिन आला कमान चुप रहता है। देखिए, सच बात यह है कि आज के दौर में जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, ये पिछले दौर का, तो उसमें 102 सीटों पर चुनाव हुआ। इन 102 सीटों की अगर बात करें, हमने अवस्थी जैसे विद्वान कई पत्रकारों के साथ बैठ के चर्चा की, पता किया, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, आपका जो नेटवर्क है, आपके नेटवर्क के लोगों से भी चर्चा की। तो उस चर्चा में ये सामने आया कि 102 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत पीछे जा चुका है। और ये इसका प्रमाणित कैसे हुआ, ये कि पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब की बार 400 पार की बात बड़े दमदारी से करते रहे, लेकिन अब आपने देखा जैसे पहले फेज का चुनाव निपटा, वो हिंदू मुस्लिम पर उतर आए। मतलब अगर कहा जाए
है आचार संहिता का पहला पैरा, यहाँ विद्वान पत्रकार बैठे चाहे तो खोल के पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी स्थिति में सांप्रदायिकता का सहारा लेता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आचार संहिता के पहले पैरा में लिखा है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ तक उतर आना और अब गली गली घूमना शुरू कर देना, हिंदी राज्यों में सबसे ज्यादा समय देने की कोशिश करना, क्योंकि देश भर से अब सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। उनको भी दिख रहा है, विद्वानों को भी दिख रहा है, मीडिया को भी दिख रहा है और हमको भी दिख रहा है। कुल मिलाकर के अब ये 20-25 साल 50 साल पुरानी बातें उखाड़ देना, ये आप कितने बड़े देशभक्त हैं। अगर एक सवाल खड़ा कर दूं मैं तो जवाब नहीं दे पाएगी पूरी भाजपा। जब देश अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी के विचारक कहाँ थे? अरे किसी एक व्यक्ति ने भी उंगली कटा के शहीद होने की शहादत की लिस्ट में नाम लिखवा लिया होता तो बहुत होता। आज तो ये सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, दोबारा कुर्सी पाने के लिए सब तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। साम दाम दंड भेद, यहाँ तक के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। आचार संहिता के दौरान उनसे पूछताछ वैसे की जा सकती थी, उनको रिहाई भी उनकी की जा सकती थी, लेकिन उनको जेल में डालना, विपक्ष सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर देना और कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाना। मंगलसूत्र की बात करें तो जैसा प्रियंका जी ने कहा है कि बीजेपी का आजादी में कोई योगदान नहीं है। उज्जवल दीपक, मेरा कहना नहीं है, इतिहास कहता है। दीपक जी तो पत्रकार है, भाजपा के प्रवक्ता से सवाल किया जाए। दीपक जी भाजपा के प्रवक्ता। उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको आवाज आ रही है सर? बहुत स्वागत है आपका। बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था, बीजेपी का पक्ष जानने की कोशिश थी लगातार। दरअसल हमने देखा है कि जब परसेंटेज बढ़ता है वोटिंग का तो कहा जाता है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद है बीजेपी के साथ, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और अब जब कम हुआ है तो कहा जा रहा है कि पूरा विश्वास है मौजूदा सरकार पे, इसलिए किसी को जरूरत ही नहीं वोट डालने की, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। स्पष्ट करिए आप पहले। देखिए, आंकड़े जो हैं भ्रमित करते हैं हमेशा। आंकड़े अकाउंटेंट्स के लिए होते हैं। भाजपा विकास की राजनीति कर रही है, संतुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, संतुष्टिकरण की बात कर रही है, और कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की बातें कर रही है। आपको मैं राजनांदगांव के हालात बताता हूं। आपको अभी मैंने फोटो पोस्ट किया ट्विटर पे, एक्स पे। बूथ खाली पड़े हैं कांग्रेस के और वहां बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बूथों में बैठने के लिए। इतनी निराशा है कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से। और एकाएक पिछले हफ्ते से अभी तक गंगा जल की बिक्री में बहुत बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं ने गंगा जल की कसम खाई है कि बाहरी व्यक्ति को भगाएंगे यहाँ से। जिन्होंने शराबबंदी का वादा किया था और पूरा नहीं किया, जिन्होंने 500 रुपए देने का वादा किया था और पूरा नहीं किया, तो ऐसे प्रत्याशी को बाहर भगा रही है। के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी है, क्या वाराणसी की जनता उनको भगाने का काम कर रही है? जवाब दीजिए। नहीं, बार बार नहीं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ में जो है सीट बार चेंज कर रहे हैं, वो हार रहे हैं। देश का चुनाव हो रहा है भाई। और भूपेश बघेल जी, देश के लिए भूपेश बघेल जी, अगली सरकार का जो गठन होगा, भूपेश बघेल जी 3 बार, उसकी बात कीजिए। तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं हारने की, और मोदी जी 3 बार जीतने जा रहे हैं, वाराणसी में भी और पूरे देश में भी। जी, उपदेश अवस्थी जी का भी हम रुख करेंगे, समझेंगे उनसे थोड़ा और। उपदेश जी, दरअसल अक्सर ये देखा जा रहा था कि पहले बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे मतदान करने के लिए जो जनता थी। अभी देख रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, बहुत कम लोग होते हैं जो वोट करने के लिए जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं। और अब ये धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि लोग अपने घरों में ही रहते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं कि कितना प्रतिशत वोट हुआ है, लेकिन खुद पहुंचते नहीं हैं। अब एक जिक्र और करना चाहेंगे, क्योंकि हमने कांकेर का जिक्र किया था। 40% कुल मतदान अभी तक 11 बजे तक हो चुका है लगभग। और जो इलाके बहुत पिछड़े हैं, जहां पर सड़क सही नहीं है, पानी नहीं है, जहां पर सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है, वहां के लोग परेशान इतने हैं कि वो वोट डालने जरूर जाते हैं। और जो मध्यम वर्ग है, जो वाकई में हर चीज समझ रहा है, पढ़ रहा है, देश को समझ रहा है, देश के विकास को समझ रहा है, वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन निकाला है कि मिडिल क्लास जी। जो है वो वोट डालने नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, मिडिल क्लास वोट डालने नहीं जा रहा है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मिडिल क्लास का जब आप सर्वे करेंगे, एक अजीब सी निराशा है मिडिल क्लास के भीतर। बिल्कुल, मिडिल क्लास भारत का जो है वो हमेशा स्ट्रगल करता है।
मतलब 24/7 सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनकी फीस के लिए, उनके ट्यूशन के लिए, उनके होमवर्क के लिए स्ट्रगल करता रहता है। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। तो वो बहुत स्ट्रगल करता है। और मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट के पास में कहीं कोई योजनाएं नहीं थी, विपक्ष के पास भी कुछ नहीं है। मिडिल क्लास को इन सब लोगों ने भूल दिया। वो जो 22, 25, 50, 60, 70 बड़े लोग हैं, उनके लिए सरकार काम करती है या उनके खिलाफ काम करती है, विपक्ष काम करता है या उनके खिलाफ काम करता है, या फिर जितनी भी योजनाएं बनती हैं लोअर क्लास के लिए बनती है। मिडिल क्लास के हित प्रभावित करने के लिए, हितों की सुरक्षा के लिए कोई योजना नहीं बनती, कोई एश्योरेंस नहीं होता। तो निराशा होना स्वाभाविक है। आपकी कॉलोनी में, आपके इलाके में, आपके पास पड़ोस में यदि कहीं आपको ये दिखाई देता है कि पास में जो स्लम्स बने हैं या पास में जो सरकारी क्वार्टर्स बने हैं जो योजनाओं के तहत दिए गए हैं जी, उनको क्वार्टर्स भी दिए गए हैं, राशन भी दिया जा रहा है, पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, सब कुछ फ्री है उनके लिए। और उसके बाद चुनाव में वोट मांगने के लिए बार बार नेता केवल उन्हीं के मोहल्ले में जा रहे हैं। वो हमारी कॉलोनी की रोड से निकलते हैं, हमसे नमस्ते भी नहीं करते। उपदेश जी, लेकिन जो वोट परसेंटेज है, जब मिडिल क्लास को इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं तो मिडिल क्लास वोट डालने जाएगा क्यों? बिल्कुल। तो इसके उज्ज्वल जी पीछे के क्या पास ये वजह सवाल होगी? लेकर जाते हैं। मिडिल क्लास को इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे हैं, और ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो गरीब वर्ग है वही वोट डालने के लिए आगे बढ़ता है। उसको गरीब वर्ग को इनवाइट किया जा रहा है, मिडिल क्लास को इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं। उज्ज्वल जी, और सड़क Bad governments are chosen by good people who do not go to vote. बुरी सरकारें उन अच्छे व्यक्ति द्वारा चुनी जाती हैं जो वोट करने नहीं जाते। तो ये अत्यंत निराशा का विषय है कि जो मिडिल क्लास है और हायर मिडिल क्लास और जो धनाढ्य वर्ग है वो लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार नहीं बनना चाहता। कई बार वो गर्मी सर सवाल तो यही है, सर सवाल तो ये है कि भागीदार वो क्यों नहीं बनना चाहता है। दावे किए जाते हैं कि भाई बेहतर रोजगार दिया है, बिजनेस खोलने के लिए अवसर देते हैं, न जाने कितनी ऐसी योजनाएं जो कि आपको सहायता करते हैं आर्थिक रूप से कि आप आगे बढ़े, उसके बावजूद ये निराशा क्यों है? मैम, इसमें निराशा की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व के जो वैल्यू है, वो जो तबका है, जो आदिवासी वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है। और जो मिडिल क्लास है, जो धनाढ्य वर्ग है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंट है इस बात को लेकर कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं, 400 सीटें तो आ ही रहे हैं, मैं वोट देने क्यों जाऊं। ये कॉम्प्लेसेंसी जो आ चुकी है, कहीं ना कहीं हमने एक अभियान चलाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने अभियान चलाया है, न्यूज़ चैनलों ने, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने, कुछ अच्छे ब्रांड्स ने कि वोट दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए। पर वो कहीं ना कहीं हम जैसा कि हम हर बार देख रहे हैं, शहरों में वोटिंग कम हो रही है, ग्रामीण इलाकों में वोटिंग ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। स्वदेश जी के पास भी हम जाएंगे, यही सवाल है। चूंकि वोटिंग कम होना या मध्यम वर्गीय वोट करने कम पहुंचना, इसका कारण वो खुद क्या समझते हैं? हालांकि आपने सुना, उज्ज्वल जी ने तो साफ कर दिया है कि भाई बिल्कुल आश्वस्त है मध्यम वर्ग की 400 पार इस बार होना है, मोदी जी आ रहे हैं। रीनू जी, ये 400 पार का नारा तो खैर इन्होंने बंद कर दिया। अब तो ये हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं। जो प्रधानमंत्री गरिमा को तार तार करने वाला उन्होंने जो भाषण देने लगे हैं, इसकी पूरे देश विश्व स्तर पर आलोचना होने लगी है। कई बड़े प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गरिमा तार तार नहीं हुई थी जब उन्होंने कहा था। इंटरनेशनल मीडिया में आलोचना होने लगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय की। अरे प्रवक्ता जी, आपने पीले चावल दिए थे तो पीले चावल नहीं पहुंचे। आपने कहा था कि हमारा हर कार्यकर्ता 600 परिवारों में जाके उनको वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा, उनको साथ लेके जाएगा। कहाँ गए वो? पेज में दिखाई दिए, नए पेज में दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा था हर बूथ पर 370 वोट दिलवाने का काम करेंगे, कहाँ गए वो? अरे प्रवक्ता जी, आंकड़ों की बाजीगरी से काम चलने वाला नहीं है, जमीन की हकीकत दिखाइए। आपने आयत कार्यकर्ताओं से, नेताओं से पार्टी भर लिया, भारतीय जनता पार्टी का देश तुलकार करता है। जी बिल्कुल, इस तरीके में चर्चा तो हो ही नहीं पाएगी। रोकना चाहेंगे आप सभी को। आप देखिए कि लगातार कुछ बयानबाजी भी हो रही है और वहीं देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर मुद्दा गर्मा चुका है और इस मुद्दे को लेकर अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो आप ये देखिए कि जो बयान है कांग्रेस के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर मुद्दा गर्मा चुका है। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया था और उनके क्या, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बयान को लेकर इस समय देश में गहमागहमी है। देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर मुद्दा गर्मा चुका है और इस पर
अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। तमाम बड़े मंचों से, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, कांग्रेस के घोषणा पत्र को घेर चुके हैं लेकर, और एक बार फिर अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर वार किया है। तो मुसलमानों को तरजीह देने वाले बयान के बाद अब कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई है और आप देख पाएंगे कि देश में इस वक्त लगातार कांग्रेस की बयानबाजी उसी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आता है, उस पर कांग्रेस चारों खाने चित्त होती हुई नजर आई है क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। अब यहां पर जो संसाधन है देश के, उन पर पहला हक मुसलमानों का है। इस बयान के बाद से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तो घिरे ही, साथ में पूरी कांग्रेस को भी अब घेरा जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने इस पर बयान दिया और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। तो देश में इस वक्त बीजेपी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो हक SC ST का है वो मुस्लिम कोटा वापस करके SC ST को उनका हक दिया जाएगा। इसकी ये तुष्टिकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टिकरण के लिए। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद यही दिखता है। और अब तो जहां एक और सीमा और सरहद असुरक्षित करने का काम, परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं पर आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है। आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। तो वहीं जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस SC OBC के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है। जेपी नड्डा का यह बयान और उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी SC माना जाए और SC लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। अक्कड़ भारतीय जनता पार्टी के और उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और इन लोकसभा सीटों पर क्या व्यवस्थाएं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। साथ ही वो दो प्रमुख चेहरे जिनके बीच लड़ाई रहेगी टीकमगढ़ सीट की अगर बात करें तो यहां पर वीरेंद्र कुमार मैदान में है जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि पंकज अहिरवार इसके मुकाबले उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो भोजराज नाग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जबकि वीरेश ठाकुर कांग्रेस पार्टी से यहां भोजराज नाग को टक्कर दे रहे हैं और इन दो बड़े चेहरों के बीच इस लोकसभा सीट कांकेर पर लड़ाई रहेगी। महासमुंद की बात करें तो यहां पर रूप कुमारी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। महासमुंद की ये लोकसभा सीट भी काफी दिलचस्प यहां पर मुकाबला हो चला है। इसके अलावा कुछ और सीटों पर बात करें तो छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण सीट अभी बाकी है
राजनांदगांव की हम बात कर रहे हैं। राजनांदगांव, क्योंकि यहां से संतोष पांडे को भूपेश बघेल का सामना करना है। भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है और भूपेश बघेल यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, काफी जाना माना चेहरा है। तो ये वो बड़े लड़ैया हैं जो इस बार चुनावी मैदान में है। अब आपको दिखा देते हैं वोटिंग परसेंटेज क्या रहा और कितना रहा, और आपको दिखा दें दमोह में इस वक्त वोटिंग परसेंटेज जो है 13.34% हो चुका है। होशंगाबाद की यदि बात करें तो होशंगाबाद में अच्छा लग 9.5% वोटिंग अब तक हो चुकी है और इस सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 15 लगभग 16 पहुंच गया है और बहुत जल्द ये और बढ़ेगा ऐसी हम उम्मीद करें। ये देखिए एक और जो परसेंटेज है खजुराहो का 13.44% वोटिंग अब तक हुई है और इसे थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 9 बजे तक का ये अपडेट है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में परसेंटेज बढ़ेगा। खजुराहो के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम दमोह लोकसभा क्षेत्र की, जहां दमोह में 13.34% वोटिंग अब तक हो चुकी है और इस वोटिंग परसेंटेज को अभी और बढ़ाना है। और इसके अलावा कुछ और ड्रोन्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस ड्रोन को आगे चलता करते हैं और अब बात करेंगे हम सतना लोकसभा सीट की। सतना में अब तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो 13.59% वोटिंग परसेंटेज हो चुका है और 13.59% का मतलब आप समझिए कि बहुत कम अभी रहा है। ये 9 बजे तक की हालांकि स्थिति है ये। और उसके बाद अब अगला जो टीकमगढ़ से आंकड़ा आ रहा है, ये ड्रोन लेकर आया आंकड़ा दिखा रहा है 13.36% टीकमगढ़ में वोटिंग अब तक हुई है और इस वोटिंग परसेंटेज के आगे बढ़ने की संभावना है। कांकेर की भी बात करेंगे, राजनांदगांव, महासमुंद, छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग परसेंटेज है कांकेर की आ गई है। देखिए तस्वीर, कांकेर में 17.52% वोटिंग परसेंटेज अब तक हो गया कांकेर लोकसभा सीट पर, जहां की इस वक्त वोटिंग परसेंटेज अभी तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। एक और ड्रोन जो राजनांदगांव से चला आ रहा है सीधा, और ये राजनांदगांव से खबर क्या लाया है, 14.59% वोटिंग परसेंटेज यहां पर दिखाई दे रहा है। और राजनांदगांव से ये ड्रोन जो आंकड़े लेकर आया है, ऐसा एक और आंकड़ा महासमुंद से चला आ रहा है। ये देखिए 14.33% वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का ये दिखा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कुछ और बढ़ेगा। जाइए संदेश दीजिए उन लोगों को भी जो अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले। और इस बीच आपको राजनांदगांव से एक बड़ी खबर दे दें, जहां राजनांदगांव में मतदान केंद्र पर मारपीट हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया मारपीट का आरोप, कांग्रेस पर हाथापाई करने का आरोप लगाया है। टेढ़ेसरा मतदान केंद्र का यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर दो पक्ष पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हो गई है। बड़ी खबर, राजनांदगांव से हाई प्रोफाइल सीट है और यहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन तब तक कोई भी झड़प की खबर नहीं आई थी। लेकिन आज जब मतदान हो रहा है तो ये मतदान केंद्र पर ही मारपीट की खबर सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प हो गई, कार्यकर्ताओं के बीच दरअसल ये झड़प हुई थी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट का आरोप लगाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। कांग्रेस पर हाथापाई करने का आरोप लगा है। टेढ़ेसरा मतदान केंद्र का यह पूरा मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर है राजनांदगांव से। और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं।